हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी ऋणा साइंस क्लास में मैं मिथुन कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज होगा रेडियो सक्रियता, यानी कि रेडियो सक्रियता बोलते हैं इंग्लिश में रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी आइए देखते हैं क्लास। देखिए, रेडियो सक्रियता का खोज किया था हेनरी बेकलर। रेडियो सक्रियता खोज किया था हेनरी बेकलर। हालांकि इसका मात्रक जो होता है, यानी कि इसका इकाई जो होता है, क्या होता है, इसका इकाई जो होता है क्यूरी होता है। इकाई क्या होता है? क्यूरी। सोचिए खोजा कौन, लेकिन इसका इकाई होता है क्यूरी। क्या होता है? क्यूरी। इकाई है क्यूरी। इसकी देखिए, रेडियो सक्रियता खोज किया था हेनरी बेकुरल नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका इकाई क्यूरी होता है। और देखिए इसका अगला पॉइंट देखिए, इसका अगला पॉइंट है रेडियो सक्रियता का मुख्य कारण नाभिक में न्यूट्रॉनों का अधिक होना। इसका मुख्य कारण है, इसका रेडियो सक्रियता का मुख्य कारण क्या है? नाभिक में न्यूट्रॉनों का अधिक होना। नाभिक में न्यूट्रॉनों का अधिक होना। ठीक है, देखते हैं रेडियो सक्रियता का मुख्य कारण रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता का मुख्य कारण नाभिक में न्यूट्रॉनों का नाभिक में न्यूट्रॉनों का अधिक होना। नाभिक में न्यूट्रॉनों का अधिक होना। देखिए, रेडियो सक्रियता का मुख्य कारण है नाभिक में न्यूट्रॉनों का अधिक होना। नाभिक में न्यूट्रॉनों का अधिक होना। नाभिक में न्यूट्रॉनों का अधिक होना। ठीक है, नाभिक में न्यूट्रॉनों का अधिक होना। और देखिए इसका अगला पॉइंट, नाभिक में न्यूट्रॉनों का अधिक होना। वैसे पदार्थ रेडियो एक्टिव कहलाते हैं जो स्वतः ही कुछ वैदिक किरणें अल्फा बीटा गामा उत्सर्जित करते हैं। वैसे पदार्थ जो रेडियो एक्टिव कहलाते हैं वह स्वतः जो है अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। वह स्वतः जो है, यानी कि अपने आप जो है अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। देखिए देखते हैं क्या है। वैसे पदार्थ रेडियो एक्टिव कहलाते हैं। वैसे पदार्थ रेडियो एक्टिव कहलाते हैं। वैसे पदार्थ रेडियो एक्टिव कहलाते हैं जो स्वतः ही कुछ स्वतः ही अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करता है। देखिए, वैसे पदार्थ रेडियो एक्टिव कहलाते हैं जो कुछ ही अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। जो कुछ ही, यानी कि वैसे पदार्थ जो रेडियो एक्टिव कहलाते हैं जो कुछ स्वतः ही अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, उत्सर्जित करते हैं। इन तीनों किरणों को बेकुरल किरणें कहा जाता है। यानी इन तीनों किरणों को, यानी ये खोजा था, यानी कि हेनरी बेकुलर यही खोजा था। बेकुलर जो खोजा था इन तीनों किरणों को, यानी इन तीनों किरणों को क्या कहा जाता है? बेकुरल किरणें कहा जाता है। यानी बेकुरल किरणें कहते हैं। इन तीनों को बेकुरल किरणें भी कहते हैं। देखिए, रेडियो सक्रियता का खोज किया था हेनरी बेकुलर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका इकाई क्यूरी होता है। रेडियो सक्रियता का मुख्य कारण नाभिक में न्यूट्रॉनों का अधिक होना। रेडियो सक्रियता का मुख्य कारण क्या है? नाभिक में न्यूट्रॉनों का अधिक होना। और देखिए
वैसे पदार्थ रेडियोएक्टिव कहलाते हैं जो कुछ स्वतः ही अल्फा बीटा गामा किरणें उत्सर्जित करता है। ठीक है, अब देखिए अल्फा बीटा गामा किरणें को बैगरल किरणें भी कहा जाता है। अल्फा बीटा गामा किरणें को बैगरल किरणें भी कहा जाता है। अब देखिए गामा किरणें विद्युतीय उदासीन होते हैं। गामा किरणें जो है, गामा किरणें देखिए इसको लिख देते हैं गामा। गामा किरणें, गामा किरणें है, गामा किरणें जो है यह उदासीन होता है, उदासीन होता है। गामा किरणें जो है विद्युतीय उदासीन होती है और इसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। विद्युतीय उदासीन होती है। गामा किरणें जो है विद्युतीय उदासीन, विद्युतीय उदासीन होती है और इसकी जो है क्या वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। वेदन और इसकी वेदन क्षमता जो है, और इसकी क्या है, देखिए गामा किरणें जो है विद्युत उदासीन होती है। गामा किरणें कैसा होता है, विद्युत उदासीन होती है और इसकी जो वेदन क्षमता है सर्वाधिक होती है। जो उदासीन होगा वो सर्वाधिक होगा। देखिए बताते हैं आगे की कैसे होता है, लेकिन देखिए क्या बोला गया है, इसकी वेदन क्षमता, वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। इसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, इसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। यह शरीर में गहराई तक प्रवेश कर जाती है, यह शरीर में गहराई तक प्रवेश कर जाती है। यह देखिए यह जो है शरीर में गहराई तक प्रवेश कर जाती है। देखिए गामा किरणें जो है विद्युतीय उदासीन होती है। इसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, इसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। या शरीर के गहराई में, या जो है शरीर में गहराई तक प्रवेश कर जाती है, या शरीर गहराई में प्रवेश कर जाती है। इसके निकलने से पदार्थ के परमाणु क्रमांक के दरम्यान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके निकलने से जो है ना, इसके निकलने से पदार्थ के परमाणु द्रव्यमान या क्रमांक, इसके निकलने से परमाणु द्रव्यमान या क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए गामा किरणें विद्युतीय उदासीन होती है, इसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। ठीक है, यह शरीर में गहराई तक प्रवेश कर जाती है। इसके निकलने से पदार्थ के परमाणु द्रव्यमान या परमाणु क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और आगे देखते हैं इसको मिटाने के बाद। देखिए आगे अल्फा बीटा जो है, अल्फा तथा बीटा का आयनन क्षमता अधिक होता है। अल्फा बीटा का आयनन क्षमता क्या होता है, अधिक होता है। देखिए अल्फा बीटा का आयनन क्षमता जो है अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, अल्फा बीटा का आयनन क्षमता क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, अब देखिए अधिक होता है और इनके उत्सर्जन से, इनके
यानी कि इसके, ठीक है, इसके उत्सर्जन से, इसके उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान में अंतर होने लगता है। क्या होने लगता है? अंतर होने लगता है। देखिए अल्फा बीटा का आयनन क्षमता अधिक होता है, अल्फा बीटा का आयनन क्षमता जो है अधिक होता है, इसके उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक तथा परमाणु द्रव्यमान में अंतर होने लगता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु द्रव्यमान में अंतर होने लगता है। देखिए अल्फा पर जो होता है, अल्फा पर जो होता है ना पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि गामा पर नेगेटिव चार्ज होता है। यानी अल्फा धनात्मक होता है जबकि गामा ऋणात्मक होता है। ठीक है, अल्फा धनात्मक होता है जबकि गामा ऋणात्मक होता है। अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज जबकि गामा पर नेगेटिव चार्ज। देखिए अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज हो गया जबकि गामा पर नेगेटिव चार्ज हो गया। देखिए एगो प्लेट है, ठीक ना, एगो देखिए प्लेट है और देखिए इसमें जो है ये है प्लेट। देखिए ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। और देखिए यहाँ एक, ठीक है, यहाँ से देखिए एक इधर निकल गया है, एक देखिए इधर निकल गया, इधर देखिए फिर से बनाते हैं। देखिए अल्फा बीटा का आयनन क्षमता अधिक होता है, अल्फा बीटा का आयनन क्षमता अधिक होता है, इसके उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक तथा परमाणु द्रव्यमान में अंतर होने लगता है। देखिए अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि बीटा पर नेगेटिव चार्ज होता है। अल्फा पर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि बीटा पर नेगेटिव चार्ज होता है। देखिए एक हम यूरेनियम का प्लेट लिए हैं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अल्फा बीटा गामा, यानी कि इससे उत्सर्जन करेंगे तो अल्फा बीटा गामा 3 किरणें उत्सर्जित होगा। ठीक है, 3 किरणें उत्सर्जित होगा अल्फा बीटा गामा। कौन कौन सा किरणें उत्सर्जित होगा? अल्फा बीटा गामा। इन तीनों किरणों को क्या कहा जाता है? बैकुलर किरणें भी कहा जाता है। इन तीनों किरणों को क्या कहा जाता है? बैकुलर किरणें भी कहा जाता है। और देखते हैं इसके आगे। देखिए अल्फा बोलेगा, अल्फा बोलेगा तो इसके परमाणु क्रमांक में 2 कमी जबकि द्रव्यमान संख्या में 4 के कमी, द्रव्यमान संख्या में 4 के कमी। देखिए अल्फा बोलेगा तो इसके परमाणु संख्या में 2 के कमी, इसके परमाणु संख्या में जो कितना कमी होगा, इसका परमाणु संख्या में, इसका परमाणु संख्या में, परमाणु क्रमांक की संख्या बोले एक ही होता है, इसका परमाणु क्रमांक में 2 के कमी। ठीक है, तथा इसके परमाणु द्रव्यमान में, परमाणु द्रव्यमान में 4 के कमी होता है। हीलियम का समान होता है। हीलियम देखिए इस तरह से लिखते हैं ना, He2 4, He2 4। ठीक है, देखिए अल्फा किरणें जो है परमाणु क्रमांक में 2 की इकाई कमी होता है जबकि परमाणु द्रव्यमान में 4 इकाई कमी होता है। अल्फा जो है इसके परमाणु क्रमांक में 2 इकाई कमी होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक में जो है 2 के कमी है जबकि परमाणु द्रव्यमान में 4 के कमी। ठीक है,
अब इसी तरह बोलेगा बीटा में, इसी तरह बोलेगा बीटा में, तो क्या बोलिएगा, बीटा में होता है द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं। बीटा में देखिए क्या होता है, ये तो अल्फा वाला था ना, अब देखिए बीटा वाला है, बीटा वाला है, इसके जो है इसके द्रव्यमान, इसके द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसके द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन क्या होता है, नहीं होता है, इसके द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि परमाणु क्रमांक में एक की वृद्धि हो जाती है। परमाणु क्रमांक में क्या होता है, एक इकाई वृद्धि हो जाती है, एक की वृद्धि हो जाती है, एक की वृद्धि हो जाती है। ये काटना तो नहीं चाहिए, देख लेते हैं, थोड़ा सा नहीं कट रहा है। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, परमाणु अल्फा में जो है, अल्फा में होता है परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, और जबकि परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी। ठीक है, बीटा में द्रव्यमान संख्या में नो चेंज, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं, द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है। ठीक है, आप देखते हैं कि कितना अल्फा निकालेंगे तो किसमें प्रवेश करेगा। देखिए गामा कण के निकलने से परमाणु क्रमांक तथा परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए आपको बताते थे अल्फा कण के निकलने से परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, जबकि परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी। इसी तरह बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं, जबकि परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाती है। और गामा कण के निकलने से या उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक तथा परमाणु द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप देखिए कि एग्जाम्पल में देखिए अल्फा वाला में, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है। देखिए अल्फा है ना, अब देखिए U9235 आप बोलेगा इसमें हमको एक अल्फा निकालना है, इसमें कितना अल्फा निकालना है, एक अल्फा निकालना है, तो हमको क्या बचेगा। देखिए आपको बोले परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, परमाणु क्रमांक में कितना की कमी, 2 की कमी, तो देखिए U हो जाएगा ठीक नहीं, U हो जाएगा, और देखिए ये हो जाएगा 90, और देखिए इसमें 4 की कमी, तो कितना हो जाएगा 231, 231। अब देखिए इसमें फिर बोलेगा एक अल्फा निकालने के लिए, इसमें फिर बोल दिया एक अल्फा निकालने के लिए। देखिए U के तो U रह जाएगा, और 90 में 2 चल गया, कितना बचा, यानी 88, और देखिए इसमें 4 चल जाएगा, कितना हो गया 200 कितना हो गया 27 4 31 होता है 227। ठीक है, आपको देखिए अल्फा निकालने में आसानी होगा। ठीक है, अब देखिए यही वाला एग्जाम्पल में क्या बोलता है, U यानी कि U देखिए U92 235, आप इसमें बोलता कि एक बीटा निकालने के लिए। आप देखिए बीटा निकालेंगे तो आपको बोले हैं द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि होगा। अब देखिए U हो गया, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये रह जाएगा 235 के 235, लेकिन ये 92 है तो ये क्या हो जाएगा 93 हो जाएगा। ठीक है, 93 हो जाएगा। आपको देखिए ये समझना है, सिर्फ एग्जाम्पल सही है कि गलत है ये मैंने नहीं रख रहा है, आपको सिर्फ समझना है कि किस तरह से सेट किया जा रहा है। देखिए परमाणु क्रमांक में
एक की वृद्धि हो गया, जबकि द्रव्यमान संख्या नो चेंज, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं। अल्फा में देखिए ये 92 है। अल्फा में बोले कि परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, जबकि द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी। तो देखिए यहाँ पर 92 था, यहाँ 90 हो गया। फिर देखिए यहाँ 90 है तो 88 हो गया। यहाँ देखिए 4 की कमी हो गया, फिर यहाँ से 4 की कमी हो गया। ठीक है, अब तो अल्फा बीटा निकालना सीख गए होंगे। अल्फा बीटा निकालना सीख गए होंगे। अगर सीख गए हैं तो दूसरा देखिए बताइए, दूसरा बताइए सीसा। सीसा को होता है PB82। सीसा क्या होता है 82। 82 इसका मान लीजिए कि 206 होता है, 206 होता है। आप बताइए इसमें निकालिए 2 अल्फा और 2 बीटा निकालिए। तो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको निकालना है 2 अल्फा, कितना निकालना है 2 अल्फा कॉमा 2 बीटा। निकालिए। तो अब देखिए अभी आपको निकालना सिखाया, देखिए कैसे निकालते हैं, फिर से देख लीजिए, जो नहीं समझे हैं फिर से देखिए। देखिए सीसा तो हो गया, सीसा के PB। आप देखिए पहले एक अल्फा निकालिए, एक अल्फा निकालिएगा, यहाँ अल्फा ऐड कीजिए। अब देखिए अल्फा पहले 82 है, यहाँ कितना हो गया 206। अब देखिए एक अल्फा निकालिएगा तो कितना हो जाएगा PB80, PB80 यहाँ हो जाएगा 202। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा अल्फा निकालिए, दूसरा अल्फा निकालिएगा। देखिए PB कितना हो गया 78, ये हो जाएगा कितना 2 घटाइएगा तो 198। आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आपको बोले 2 अल्फा निकालने के लिए PB। अब देखिए यहाँ 82 है, 82 है। अब देखिए 82 है, यही वाला भी लिखे हैं। इसको देखिए 82 से 2 हटाए हैं, अल्फा में 2 की कमी, जबकि बीटा में 4 की कमी। देखिए यहाँ 206 है तो यहाँ कितना हो गया 202। यहाँ देखिए 2 कम गया। फिर यहाँ से देखिए हम एक अल्फा निकालने का है, 2 अल्फा निकालना है। कितना अल्फा निकालना है 2 अल्फा निकालना है। अब देखिए 2 अल्फा जब निकालना है तो यहाँ से फिर देखिए 2 निकाले हैं तो ये हो गया 78, ये हो गया 198, यानी कि 2 में 4 घटाइएगा इतना होगा। अब देखिए जस्ट यही रहेगा, इसमें बोलेगा क्या बोलेगा बीटा बोल रहा है। देखिए बीटा निकालिएगा, ये हो गया PB। और देखिए ये 82 तो 82 रहेगा, 206 ठीक है। अब देखिए इसमें एक बीटा निकालने के लिए बोल रहा है, कितना बोल रहा है एक बीटा। देखिए PB 206 के तो 206 रहेगा, 206 के 200 क्या रहेगा 6 रहेगा, लेकिन इसमें एक ऐड हो जाएगा, कितना हो गया 83। कितना हो गया 83। और देखिए फिर इसमें बोलेगा कि एक बीटा निकालने के लिए, कितना बोलेगा एक बीटा निकालने के लिए, कितना बोलेगा एक बीटा निकालने के लिए। देखिए यहाँ तो हो गया PB, यहाँ देखिए 206 तो 206 रहेगा, कितना रहेगा 200 के 206 रहेगा, हो गया 84। कितना हो गया 84। आपको देखिए समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, खाना डाल लेते हैं, सूख जाता है जल्दी। देखिए एक बीटा निकाल लिए हैं यहाँ से, ये हो गया PB 206 83। अब देखिए ये हो जाएगा 84, PB 206। देखिए द्रव्यमान संख्या में नो चेंज हो गया, यहाँ 206 206 206। देखिए 82 से 83 हो गया, फिर एक बीटा निकाला तो 84 हो गया। आपको समझ में आ गया होगा अल्फा बीटा निकालने में। ठीक है, अल्फा बीटा निकालने में समझ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं। देखिए रेडियो एक्टिव क्षय, रेडियो एक्टिव क्षय कहते हैं किसको, रेडियो एक्टिव पदार्थ नियंत्रण अल्फा बीटा गामा
कणों का उत्सर्जन करते रहता है, जिस कारण उनकी मात्रा घटती है रेडियो एक्टिव पदार्थ नियंत्रण अल्फा बीटा गामा कणों का उत्सर्जन करते रहता है, जिस कारण उसकी मात्रा घटती है। उसे क्षय रेडियो एक्टिव क्षय कहते हैं। आइए वर्ग विस्थापन का नियम। वर्ग विस्थापन का नियम किसने दिया था? सोडी, फैजान तथा रसल। सोडी, फैजान तथा रसल ने दिया था। वर्ग विस्थापन का नियम किसने दिया था? सोडी, फैजान तथा रसल। सोडी, फैजान तथा रसल। वर्ग विस्थापन का नियम दिया था सोडी, फैजान तथा रसल। सोडी, फैजान तथा रसल। अब देखिए वर्ग विस्थापन का नियम किसको कहते हैं? अल्फा बीटा के निकलने से किसी तत्व के स्थान में परिवर्तन हो जाता है। अल्फा बीटा के निकलने से किसी तत्व के स्थान में परिवर्तन हो जाता है। इस नियम को वर्ग विस्थापन का नियम कहते हैं। अल्फा बीटा के निकलने से किसी तत्व के स्थान में कोई परिवर्तन हो जाता है। इस नियम को वर्ग विस्थापन का नियम कहते हैं। आइए अर्ध आयु ज्ञात करते हैं। हाफ लाइफ, ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध आयु काल। देखिए अर्धायु काल, कितने समय में कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का मात्रा आधा रह जाता है, उसे अर्धायु काल कहते हैं। हाफ लाइफ पीरियड। देखिए जितने समय में कोई रेडियोएक्टिव पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का मात्रा आधा रह जाता है, उसे अर्धायु काल कहते हैं। देखिए इसका न्यूमेरिकल किस तरह से पूछा जाता है, न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए रेडियम का अर्धायु काल 16 वर्ष है। रेडियम का क्वेश्चन देखिए, रेडियम का अर्धायु काल कितना वर्ष का है? 1600 वर्ष है। 1600 वर्ष है, बोल रहा है 1600 वर्ष है। कितने समय बाद कितने समय बाद 12 ग्राम रेडियम क्षय होकर 3 ग्राम रह जाएगा। 12 ग्राम क्षय होकर कितना रह जाएगा? 3 ग्राम रह जाएगा। ठीक है। क्षय होकर 3 ग्राम रह जाएगा। देखिए 1600 है, अब 12 ग्राम है। अब देखिए 12 का लिखिए, 12 यहाँ लिख दीजिए। इसका देखिए आधा कितना हो गया? टी हाफ 6 हो गया ना टी हाफ। अब देखिए 6 तो हो गया, अब फिर इसका आधा देखिए, 6 का आधा कितना हो जाएगा? इसका टी हाफ 3 हो जाएगा ना। अब देखिए एगो हाफ दूगो हाफ, कितना हाफ? एगो हाफ दूगो हाफ। देखिए 1600 में 2 से गुणा कर दीजिए, कितना हो गया? 3200। कितना हो गया? 3200। देखिए जितना हाफ होगा उससे गुणा कर देना है। देखिए 1 हाफ 2 हाफ, 6 का आधा 3 नहीं हुआ। 12 का आधा कितना लीजिएगा? 6, फिर 6 का आधा कितना लीजिएगा? 3 लीजिएगा। तो ये हो गया 2 हाफ। ठीक है। और देखिए दूसरा क्वेश्चन बोलेगा रेडियम का अर्धायु 16 वर्ष है। रेडियम का अर्धायु
अर्धायु रेडियम का अर्धायु कितना वर्ष है, फिर इसमें भी दिया है 1600 वर्ष है, 1600 वर्ष है। कितने समय बाद वह अपने प्रारंभिक मात्रा का मात्रा का 125% होगा। ठीक है, अब देखिए 125% होगा। अब देखिए 125% की लिख सकते हैं, 125% इसका हाफ कीजिएगा, टी हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 125 का आधा कीजिए, 125 का आधा कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 100, फिर इसका टी हाफ ले लीजिए, ये हो जाएगा कितना 50, फिर इसका हाफ कीजिए, ये ले लेगा कितना, देखिए 150, फिर हो जाएगा 25, फिर हो जाएगा 25, नहीं हुआ 125, फिर 50, फिर 25, कितना हाफ हो गया, एक हाफ, दो हाफ, तीन हाफ। अब देखिए 3 हाफ तो हो गया, 3 हाफ हो गया तो आपको क्या बोले, 3 हाफ होने के लिए 1600 में कितना गुना करना है, 1600 गुना 3 यानी कि 16 तिया 48, ठीक है 4800। अब देखिए ये 25 यानी 125% है, इसका हाफ लीजिए 100, फिर इसका हाफ लीजिए 50, फिर इसका हाफ लीजिए 25, तो कितना हाफ हो गया, एक हाफ, दो हाफ, तीन हाफ, कितना 16 तिया 4800, ठीक है 16 तिया 4800। और देखिए और इस तरह का तो आप बना लीजिएगा, लेकिन एक क्वेश्चन और देख लीजिए। एक क्वेश्चन है रेडियम का अर्धायु काल 800 वर्ष है, रेडियम का अर्धायु काल 800 वर्ष, कितने वर्ष बाद वह अपने प्रारंभिक मात्रा का 1/16 हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। अब देखिए 1/16 बोला है, 1/16 ले लीजिए, 1/16 का 1/16 ले लीजिए, देखिए 1/16 इसका कीजिए कितना, टी हाफ कीजिएगा, ये हो जाएगा 1/8, फिर इसका टी हाफ कीजिएगा, ये हो जाएगा 1/4, फिर इसका हाफ कीजिएगा, इसका हाफ कीजिएगा तो हो जाएगा 1/2, अब तो होगा नहीं। अब देखिए क्या हाफ हो गया, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इसमें 3 हो गया, 1 2 3, और फिर इसका हाफ ले लीजिएगा, एक होगा, एक न लाना है, देखिए ये हाफ हो गया, यानी कितना हाफ हो गया, 1 2 3 4, ये हो गया 4, 800 गुणा कर दीजिए 4, ये हो गया 3200, ये हो गया कितना 3200। रेडियम का अर्धायु काल 800 वर्ष है, कितने वर्ष बाद प्रारंभिक मात्रा का 1/16 वर्ष होगा। अब देखिए 1/16 का हाफ लेंगे 8, फिर 1/8 के लिए कितना 1/8 के लिए 1/4, 1/2, 1/2 का फिर 1, ठीक है। इस तरह से आधा करते जाइए। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1 हाफ, 1/4, 1/8, 1/16। आपको देखिए ये नहीं गुजर आ रहा है, देखिए हम किस तरह से लेते हैं,
ये आपको बुझाना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा कितना, देखिए ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/2, 1/4, 1/8, आगे 1/16। सेम रहती है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो गया अर्धायु काल। आइए और आगे देखते हैं विशेष पॉइंट, उसके बाद देखते हैं आयनन विभव, आयनन क्षमता, ये सब देखेंगे। देखिए किसी भी पदार्थ के रेडियोएक्टिव होने का मुख्य कारण उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होना, जिस कारण वो अस्थायी हो जाता है। देखिए ये जो लिखा हुआ है क्या है, न्यूट्रॉन। ये क्या है, न्यूट्रॉन। देखिए किसी भी पदार्थ के रेडियोएक्टिव होने का मुख्य कारण उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होना, जिस कारण वह अस्थायी हो जाता है, जिस कारण वह अस्थायी हो जाता है। अब देखिए न्यूट्रॉन की संख्या यानी रेडियोएक्टिव पता कैसे चलेगा, होगा। देखिए न्यूट्रॉन की संख्या बटे प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या बटे प्रोटॉन की संख्या, यानी इससे जो बड़ा या बराबर होगा 1.5 होना चाहिए। अब देखिए हम एग्जाम्पल में लिए हैं शीशा, शीशा का परमाणु संख्या 82 होता है, परमाणु द्रव्यमान 206 होता है। अगर ये सब आपको नहीं पता है कि परमाणु द्रव्यमान परमाणु संख्या किसको कहते हैं, तो आप इससे पहले वाला वीडियो देखिए, उसमें लिखा होगा आणविक द्रव्यमान इस सब के बारे में। देखिए तो प्रोटॉन हो गया 82, न्यूट्रॉन निकालना है तो 206 माइनस 82 किए कितना हो गया 124। अब देखिए हमको बोले रेडियोएक्टिव निकालना है तो न्यूट्रॉन बटे प्रोटॉन। देखिए न्यूट्रॉन कितना निकल का आया 124, जबकि प्रोटॉन कितना निकल का आया है 82। दोनों में भाग दीजिएगा तो 1.5 लगभग आ जाएगा। ठीक है 1.5 लगभग आ जाएगा। अब देखिए आ जाएगा। देखिए नेट ये तो आपको निकालना हो गया होगा। देखिए कोई भी रेडियोएक्टिव पदार्थ विकिरण उत्सर्जित करने के बाद शीशा में बदल जाता है। कोई भी रेडियोएक्टिव पदार्थ विकिरण उत्सर्जित करने के बाद वह किस में बदल जाता है, तो शीशा में बदल जाता है, शीशा में बदल जाता है। देखिए एगो वीवीआई पॉइंट ये वाला भी है कि अंततः इसके पीछे रेडियोएक्टिव नहीं होगा, इसके पीछे रेडियोएक्टिव नहीं होगा, इसके पीछे रेडियोएक्टिव नहीं होगा। देखिए आयनन विभव जो होता है अल्फा का सबसे अधिक होता है, उसके बाद बीटा, उसके बाद गामा। आयनन विभव अल्फा बीटा गामा, आयनन विभव अल्फा बीटा गामा। देखिए आयनन विभव जो है अल्फा बीटा गामा। अब देखिए आपको सिंबल याद रहना चाहिए, यानी संकेत। इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं, इसको गामा बोलते हैं। यानी कि बढ़ते क्रम में है अल्फा बीटा गामा, यानी सबसे ज़्यादा अल्फा हो गया, उससे बीटा, उसके गामा। यानी कि आयनन विभव हो गया अल्फा बीटा गामा। फिर देखिए आयनन क्षमता भी हो गया अल्फा बीटा गामा, आयनन क्षमता हो गया अल्फा बीटा गामा। फोटोग्राफी प्लेट में अल्फा बीटा गामा। पहले वाला जो फोटो आता था प्लेट पर रख के इस तरह से खींचा जाता था, वही वाला है फोटोग्राफी प्लेट अल्फा बीटा गामा। अब देखिए भेदन क्षमता गामा बीटा अल्फा, सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसका होता है, गामा का, उससे कम बीटा का, उससे कम अल्फा का। यानी कि भेदन क्षमता हो गया गामा बीटा अल्फा, गामा बीटा अल्फा, भेदन क्षमता हो गया गामा बीटा अल्फा। अब बताइए जब भेदन क्षमता हो गया तो उसका गति जिसका ज़्यादा होगा वही भेद करेगा, वही हो गया। यानी कि जिसका गति ज़्यादा होगा वही भेद कर पार कर जाएगा, उसी का भेदन क्षमता अधिक होगा। देखिए गामा बीटा अल्फा, गति हो गया गामा बीटा अल्फा, भेदन क्षमता हो गया गामा बीटा अल्फा। अब बाकी बात आयनन विभव, आयनन क्षमता, फोटोग्राफी प्लेट, ये हो गया सभी अल्फा बीटा गामा। यानी कि ये तीनों तो समझिए कि एक तरह से एक ही हो गया, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। देखिए गुण जो है अल्फा बीटा गामा। देखिए इस पर आवेश जो होता है, अल्फा पर आवेश होता है, क्या होता है, धनात्मक आवेश होता है। यानी कि इस पर 2 धन आवेश होता है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इस पर क्या होता है, 2 धन आवेश होता है। आप लिख लीजिएगा, हम बोल देते हैं आवेश जो है अल्फा पर 2 इकाई धन आवेश होता है। देखिए हम 2 इकाई धन आवेश लिख दिए। क्या होता है, 2 इकाई धन आवेश होता है।
अब देखिए बीटा पर जो होता है एक इकाई ऋण आवेश होता है, बीटा पर जो है एक इकाई ऋण आवेश होता है, बीटा पर जो है एक इकाई ऋण आवेश होता है और गामा पर नो चार्ज होता है, नो चार्ज होता है, गामा पर नो चार्ज होता है, नो चार्ज। अब देखिए प्रकृति, अब देखिए लिख लीजिएगा, गुण जो है आवेश में अल्फा पर 2 इकाई धनावेश होता है, यानी अल्फा पर ++2 प्लस बीटा पर हो गया एक इकाई ऋण आवेश होता है, यानी कि B-1, गामा पर नो चार्ज होता है, यानी कि कोई आवेश नहीं होता, यानी कि उदासीन होता है गामा। ठीक है। अब देखिए अगर आप लिखा हुआ प्राप्त करना चाहते हैं तो साइंस बाय मिथुन कुमार टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर आप PDF अवेलेबल है, वहाँ से आप नोट कर सकते हैं और ऐसे आप वीडियो देख के सुन के लिख सकते हैं। ठीक है। देखिए आवेश अल्फा पर 2 धन आवेश, बीटा पर एक ऋण आवेश, गामा पर नो चार्ज। अब देखिए इसका 2 नंबर क्या है, 2 नंबर हो गया प्रकृति, 2 नंबर क्या हो गया प्रकृति। यह जो है हीलियम का समान है, ठीक ना, हीलियम या 2 हो गया या 4 हो गया, यह हीलियम का समान है 2E4। यह इलेक्ट्रॉन होता है, यह जो है क्या होता है, यह इलेक्ट्रॉन होता है, यह इलेक्ट्रॉन होता है, यह विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, यह जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। देखिए प्रकृति जो है ये हीलियम का समान है He2 4, ये देखिए इलेक्ट्रॉन होता है, बीटा क्या होता है, बीटा इलेक्ट्रॉन होता है, ये हीलियम का समान होता है, यह विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, क्या होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, ये क्या होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है गामा वाला। हाँ देखिए 2 हो गया, आवेश में हो गया अल्फा पर 2 धन आवेश, बीटा पर एक ऋण आवेश, गामा पर नो चार्ज। प्रकृति में देखिए अल्फा हो गया हीलियम के समान, गामा बीटा हो गया इलेक्ट्रॉन होता है, बीटा क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है, और देखिए गामा प्रकृति क्या होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है, गामा प्रकृति विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। अब 3 नंबर में देखिए आयनन क्षमता, आयनन क्षमता, आयनन क्षमता। देखिए आयनन क्षमता क्या बोलते हैं, आयनन क्षमता बोलते हैं यह जिस गैस से गुजरती है उसे आयनों में तोड़ देती है, यह जो है जिस गैस से गुजरती है उसे आयनों में तोड़ देती है, उसे आयनों में तोड़ देती है। इसकी आयनन क्षमता अल्फा से कम होती है। बीटा की जो आयनन क्षमता है ना, यानी कि इसकी आयनन क्षमता अल्फा से कम है। देखिए अल्फा का आयनन क्षमता जो है ना, यह जिस गैस से गुजरती है उसे आयनों में तोड़ देती है, आयनन में तोड़ देती है, आयनों में तोड़ देती है। अब बीटा का आयनन क्षमता है, इसकी आयनन क्षमता अल्फा से कम होती है, इसकी आयनन क्षमता जो है अल्फा से कम होती है। गामा की आयनन क्षमता, इसकी आयनन क्षमता सबसे कम होती है। अब देखिए गामा का आयनन क्षमता क्या है, इसकी आयनन क्षमता जो है, इसकी आयनन क्षमता सबसे कम होती है, इसकी आयनन क्षमता सबसे कम होती है। देखिए अल्फा का आयनन क्षमता यह जिस गैस से गुजरती है उसे आयनों में तोड़ देती है, ठीक है। और देखिए बीटा का आयनन क्षमता, इसकी आयनन क्षमता अल्फा से कम होती है, इसकी आयनन क्षमता अल्फा से कम होती है। और देखिए गामा का आयनन क्षमता, इसकी आयनन क्षमता सबसे कम होती है। अब आइए 4 नंबर यानी कि वेग, लास्ट है वेग। आप देखिए वेग क्या है, इसका वेग प्रकाश के वेग से 10 गुना कम होता है। इसका जो अल्फा का वेग है, इसका वेग
प्रकाश के वेग से 10 गुना कम होता है। देखिए अल्फा का वेग जो है इसका वेग जो है प्रकाश के वेग से 10 गुना कम होता है। अल्फा वेग में अल्फा का है, इसका वेग जो है प्रकाश के वेग से 10 गुना कम होता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/10 1/10 इसका वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। देखिए और बीटा में ये वेग में इसका वेग जो है इसका वेग लगभग जो है प्रकाश के वेग के बराबर होता है, यानी कि बीटा का वेग जो है प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 9/10। इसको क्या लिख सकते हैं 9/10। अब देखिए गामा होता है, इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, इसलिए इसको विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंग अब प्रकाश का तरंग क्या होता है बराबर होता है। अब देखिए इसको बोलते हैं, इसका वेग जो होता है इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। देखिए फिर से देखिएगा पूरा डायग्राम। देखिए गुण है अल्फा का, बीटा का, गामा का। अब देखिए पहला गुण जो है आवेश। अल्फा पर 2 इकाई धनावेश होता है, बीटा पर 1 इकाई ऋणावेश होता है, गामा पर नो चार्ज होता है। अब प्रकृति है ये या हीलियम के समान होता है, इसमें यह इलेक्ट्रॉन होता है। बीटा प्रकृति कैसा होता है, यह इलेक्ट्रॉन होता है, यह विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। गामा प्रकृति होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। आइए आयनन क्षमता, यह देखिए आयनन क्षमता अल्फा का, यह जिस गैस से गुजरती है उसे आयनों में तोड़ देती है। अल्फा का आयनन क्षमता है, यह जिस गैस से गुजरती है उसे आयनों में तोड़ देती है। अब आइए बीटा का आयनन क्षमता, इसकी आयनन क्षमता अल्फा से कम होती है, यानी बीटा की आयनन क्षमता जो है अल्फा से कम होती है। अब आइए गामा की आयनन क्षमता, इसकी आयनन क्षमता सबसे कम होती है, गामा का आयनन क्षमता सबसे कम होती है। आइए वेग, देखिए अल्फा का वेग, इसका वेग प्रकाश के वेग से 10 गुना कम होता है, यानी कि इसका वेग जो है प्रकाश के वेग से 10 गुना कम होता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/10। इसको क्या लिख सकते हैं 1/10। अब देखिए बीटा का वेग, इसका वेग लगभग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, यानी इसको लिख सकते हैं 9/10। इसका वेग जो है प्रकाश के वेग के बराबर रहता है, इसको लिख सकते हैं 9/10। आइए गामा का वेग, इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, इसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ये हो गया पूरा रेडियो एक्टिविटी समाप्त। आज का क्लास थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन ये पूरा भी रेडियो एक्टिविटी समाप्त हो गया। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। जितना ज़्यादा फैलाइएगा वीडियो, उतना बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।